हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्स को। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा जो कि बेसिक मैथमेटिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। ये वीडियो सभी लोगों के लिए यूज़फुल है जो भी बेसिक मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं या उनको मैथ्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो समझ नहीं पाते कि कोई सा भी स्टेप जो है किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। मैथ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं। बहुत से बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है और इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है? तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं, आप बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखिए, एक अलग से नोटबुक बना लो और उसके अंदर इस पूरे कंटेंट को नोट कर लेना जितना भी इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? आपको वो सब कुछ नोट कर लेना, अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, दैट्स इट। आपको इतना ही रिक्वायर्ड रहेगा आपके बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है? तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे इसके अंदर कवर्ड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपका मिस हो रहा हो। हम साथ ही साथ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे कि आपको जो है एक अच्छी हेल्प मिल सके और आप बार-बार उसको ईज़िली रिवाइज़ भी कर सकें क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है? और एक बात हाँ, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा जिसको लगता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि उसे वो मतलब कर लेता है, ठीक है? अगर वो बेसिक मैथमेटिक्स कर लेता है, उसको लगता है उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इस वीडियो को ना देखे। वो इसको इग्नोर करके अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है? तो जितने भी स्मार्ट पीपल्स हैं जिनको लगता है नहीं उन्हें तो सब कुछ आता है, वो सारे स्टेप्स वगैरह जानते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, तो वो इस वीडियो को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। ठीक है? अब बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे कोर्स बनाने के पीछे का रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि बहुत सारे लोगों को मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता। रीज़न क्या है? रीज़न बस ये लगता है कि मैथ्स जो है टफ़ है। एक्चुअली मैथ्स को आप टफ़ इसलिए समझते हो क्योंकि आप उसको ना ऐसा मतलब फ़ील नहीं कर रहे हो कि आप मैथ्स पढ़ क्यों रहे हैं। हम मैथ्स पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका जो पूरा अर्थ है, ठीक है? आप अर्थ को देख लो। आप अर्थ पे किसी भी चीज़ को मेज़र करोगे, कैसे करोगे? है ना? आप बिना नंबर्स के तो कुछ एग्ज़िस्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अगर आपको ये लगता है कि पहले के टाइम पे तो आदिवासी हुआ करते थे, उनके टाइम पे भी नंबर थे क्या? नहीं, उन्हीं के टाइम पे नंबर नहीं थे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, देखो, तो आप कहते हो कि पहले के टाइम पे तो आदिवासी हुआ करते थे, है ना? अ, आदिवासी तो नहीं कह सकते, उनको क्या कह सकते हैं? मतलब एंशिएंट टाइम पे जो लोग थे, ठीक है? मतलब वही समझ लो आप लोग। ठीक है? तो वो लोग रहा करते थे, तो वो लोग कैसे काउंट करते थे? उनके पास तो काउंटिंग नहीं थी। चलो मान लिया काउंटिंग नहीं थी उनके पास, लेकिन वो लोग क्या करते थे? अकेले रहते थे नहीं। पहली बात तो वो ग्रुप में रहते थे। वो बहुत सारे लोग साथ में ग्रुप में रहा करते थे। ग्रुप में रहने का रीज़न भी था। अब जंगली जानवर वगैरह कब हमला कर दे, तो अकेला इंसान किससे लड़ेगा? तो इसलिए वो लोग ग्रुप में रहा करते थे। अब मान लो कि ग्रुप में वो लोग रह रहे हैं, तो उनको भूख लगी। तो उनको भूख लगी तो कोई एक व्यक्ति होगा जो कि जंगलों में जाएगा और वहाँ से फल लेके आएगा। सपोज़ करो कि एक व्यक्ति कोई जा रहा है और फल लेके आ रहा है, बट वो लाएगा कैसे? उसको काउंट तो करना पड़ेगा ना कि मुझे क्या लाना है, मुझे कितना लाना है। अब उसे तो नहीं पता क्या लाना है, कितना लाना है। तो यहीं से तो बात आती है नंबर्स की, बिना नंबर्स के ही आपका एग्ज़िस्टेंस नहीं है, तो समझ रहे हैं आप इस बात को। तो वो लोग क्या करते होंगे? तो मान लो उस टाइम पे हो सकता है वो अब जो है लकड़ी ले लेते हों, लकड़ी को ऐसे पीसेज़ में तोड़ लेते हों। काउंट नहीं करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काउंटिंग करते होंगे, वो शायद इनको पीसेज़ में तोड़ लेते हों और ऐसा अंदाज़ा लगाते हों कि ये लकड़ी का पीस इसके लिए, ये लकड़ी का पीस इसके लिए, और उसके हिसाब से वो एप्पल्स लेके आ जाता होगा सबके खाने के लिए, एप्पल या कुछ भी ला सकता है वो, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ वो काउंटिंग करते होंगे। अब हमें पता है जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया तो इंसान के अंदर एक डोमिनेंस वाली चीज़ होती है। सबको चाहिए होता है कि वो सबसे अच्छा लगे। हम इंसानों के अंदर जैसे-जैसे इवोल्यूशन हुआ है, हमने डोमिनेंस वाली चीज़ हमारे अंदर आ चुकी है। हम चाहते हैं कि हम दूसरे से बेहतर दिखें, हमारे पास सामने वाले से अच्छा घर हो या ज़्यादा पैसा हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जब डोमिनेंस चाहिए तो डोमिनेंस कैसे दिखाओगे? तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है यहाँ पे वो होती है लैंड। यानी हमें अर्थ पे क्या चाहिए? हमें लैंड चाहिए रहने के लिए। अब लैंड क्या, जिसकी जितनी ज़्यादा लैंड उसके लिए उतना ही अच्छा है। अब होगा क्या यहाँ पे, अब जैसे लैंड है, मान लो ये लैंड है। अब इस लैंड को हमें डिवाइड करना है और यहाँ पे मान लो 3 लोग आ गए। ये कह रहा है कि मैं तो इतना ले लूँगा और ये बाकी 2 ले लो तुम लोग। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाइयाँ होंगी यहाँ पे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें मैथ्स का यूज़ चाहिए। हम मैथ्स की मदद से ही कैलकुलेट कर पाएँगे कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरी जगह है, ये 3 लोगों में कैसे बराबर डिवाइड हो पा रही होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो इसीलिए मैथ्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि अब जैसे यहाँ तो मैंने ये एरिया बनाया, मान लो ज़मीन मैंने ऐसे रेक्टेंगल शेप की बना रखी है। तो ज़मीन तो किसी भी शेप की हो सकती है ना, मान लो ऐसी ज़मीन बना दी तो? तो वहाँ कैसे मेज़र करेंगे एरिया को? वहाँ उन लोगों ने क्या सोचा होगा? तो मैथमेटिक्स काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से फ़ील करके पढ़ें तो। ठीक है? अब मान लो वो अपने घर बना रहे थे, तो उनको ये भी तो देखना था ना घर हमारा कितना ऊँचा बनेगा, तो उसकी हाइट नापनी पड़ेगी। उनको हाइट नापनी पड़ेगी।
समझ में आ रहा है? उनको अगर गेट बनाना है तो देखना पड़ेगा ना गेट के अंदर से वो आर पार खुद जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, उनकी कितनी हाइट है, गेट की कितनी हाइट है। तो नंबर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बिना नंबर्स के यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, और अगर पहले कर रही थी तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा वो लोग भी क्या किया करते होंगे उस टाइम पे। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, ऐसा मैं कह नहीं रहा कि वो ऐसे स्टिक लेके तोड़ लेते होंगे और ऐसा कुछ करते होंगे। तो अब देखो चीज़ें क्या हैं यहाँ पे, चीज़ें जितनी भी है ना हमारी, ये सब कुछ जो भी मैंने डिस्कस किया है, ये सब कुछ एक प्रकार का सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई चीज़ फॉलो की जाती है। जैसे आपके स्कूल का टाइम टेबल होगा। आपके स्कूल का जो टाइम टेबल है वो क्या है? वो टाइम टेबल इसलिए बन रखा है ताकि आप लोग स्कूल के सिस्टम को फॉलो करें। समझ में आ रहा है? तो आप स्कूल के सिस्टम को कब फॉलो करेंगे? जब आपका टाइम टेबल बन रखा होगा। बिना टाइम टेबल के आप सिस्टम फॉलो ही नहीं करेंगे वहाँ का। सिमिलरली हर जगह सिस्टम बनाना आवश्यक है। तो वैसे ही अब मान लो नंबर्स तो हमने बना दिए, हमने नंबर बना दिया, हमने कहा कि इंडिया ने जीरो बना दिया, नंबर्स बन गए, सब कुछ हो गया। बट उन नंबर्स का यूज़ कैसे करेंगे, वो नंबर्स इस्तेमाल में कैसे आ रहे होंगे, उसके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो जैसे स्कूल में आपसे पढ़ने जाते हैं, ऐसा तो है नहीं ना, वहाँ पे टाइम टेबल बना रखा है ताकि आप सिस्टमेटिक वे के अंदर अगर आपके 8 पीरियड लग रहे हैं, 9 पीरियड लग रहे हैं, तो सब कुछ पढ़ सके। तो वैसे नंबर्स के लिए भी सिस्टम बनाना ज़रूरी था, और फिर नंबर्स के लिए भी क्या किया हम लोगों ने, सिस्टम बनाया है। ठीक है। अब जब नंबर के लिए सिस्टम बना दिया हमने, तो इसी टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसे हम एक एक करके आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपसे अगर बेसिक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे काउंटिंग सुनाओ, अगर मैं आपसे कहता हूं आप काउंटिंग सुनाओ, तो आप काउंटिंग कहाँ से सुनाओगे? आप बोलोगे 1 2 3 4, ऐसा आप बोल रहे होगे। ठीक है। अब 1 2 3 4 कर रहे हो, आप जीरो से क्यों नहीं काउंटिंग सुना रहे? मुझे ये बताओ, क्या रीज़न है कि आप मुझे जीरो से काउंटिंग ना सुना के 1 2 3 से सुना रहे हो? क्योंकि ये हम लोगों का एक नेचुरल तरीका है। नेचुरल मतलब क्या? नेचुरल मतलब जो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। अब जैसे सुबह आप उठते हो तो आपको पता रहता है कि उठने के बाद आपको मुंह धोना है या ब्रश करना है या स्कूल जाना है, तो वो एक सिस्टम है, आपको आप नेचुरल उसके अंदर ढल चुकी हो। तो वैसे जब आपसे काउंटिंग पूछते हैं तो आप हमेशा वन से सुनाते हो, तो ये आपका एक नेचुरल तरीका है। तो अब जब आप नेचुरल तरीके से वन से काउंटिंग सुना रहे हो, इसलिए हमने बोला कि जो हमारे नेचुरल नंबर होंगे, हमारे जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो हमारे वन से स्टार्ट होंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ इस बात को, क्या बोला गया कि आपके जो नेचुरल जो नंबर होंगे आपके, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? वन से स्टार्ट होंगे। और वन से लेके कहाँ तक? वन से लेके जहाँ तक आप काउंटिंग सुना सको, 1 2 3 4। और ऐसे बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, हमें नहीं पता वो नंबर कहाँ तक जा सकता है। मान लो वो नंबर हम इतना काउंट कर रहे हैं कि कभी ख़त्म ही ना हो। तो जो ये बात जो मैंने बोली अभी कि कोई चीज़ कभी ख़त्म ही ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसे इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इन्फिनिटी जब बोलते हैं तो इन्फिनिटी का एक सिंबल होता है, इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ये सिंबल होता है। जैसे 8 बनाते हैं, 8 को ऐसे आप जो है हॉरिजॉन्टल बना दो तो आपका इन्फिनिटी का सिंबल बन जाता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बना सकते हैं कि एक से लेके इन्फिनिटी तक काउंटिंग है हमारी, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर है। अब देखो, लेकिन आपको पता है जीरो भी तो एक नंबर है, जीरो को क्यों भूल गए? अब देखो ये तो पूरा एक समझ में आ गया, ये सारे नेचुरल नंबर है, बट ये सारे नंबर तो नहीं है, इनके अंदर जीरो तो गायब हो गया ना, जीरो कहाँ गया? अब हम क्या करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें जीरो को भी काउंट करना चाहिए, बट हम नहीं करते हैं नेचुरल नंबर के अंदर। तो अगर हमने जीरो से बोला 0 1 2 3 4 और ये नंबर भी इन्फिनिटी तक जा रहे होंगे, तो जब हमने जीरो को इंक्लूड कर लिया, जीरो को इंक्लूड करने का मतलब है कि अब हमने सारे नंबर की बात कर ली, यानी पूरे नंबर की बात कर ली। तो जो पूरा होता है, पूरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। होल मतलब सब कुछ पूरा। तो ये वाले नंबर कौन से होते हैं? ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है। ये हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक सी चीज़ देखते हैं कि अभी जो नंबर लिखे हमने, इन नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। इन नंबर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं किस तरीके से? देखो, यहाँ पे दो कैटेगरी आती है, एक आती है इवन नंबर की और एक आती है ऑड नंबर की। इवन और ऑड बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, नहीं भी रह रहे हो, तो आपको आइडिया होगा इस बात का, या नहीं भी होगा तो मैं बता देता हूँ आपको कि एक टाइम पे दिल्ली के अंदर सिस्टम लाया गया था। उस सिस्टम में बोला गया था कि हमारे जो रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो ऑड इवन के हिसाब से चलेंगी, ऑड इवन के हिसाब से चलेंगी उन्होंने बोला। लेकिन जिसको ऑड इवन ही नहीं पता, वो कैसे अपनी गाड़ी लेके निकलेगा रोड पे? उसे थोड़ी ना पता आज मुझे अपनी गाड़ी चलानी है नहीं चलानी। तो वो नंबर ऑड या इवन देख के पता कर रहे थे उस टाइम पे, ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। जब गाड़ियों की संख्या कम चलेगी रोड पे तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस वजह से ऑड इवन कॉन्सेप्ट लाया गया था, हालांकि बाद में वो फेल हो गया था।
ठीक है। तो ऐसे में ऑड इवन का पता होना चाहिए। तो ये ऑड और इवन डिसाइड कैसे होता है, इसे हम कैसे पता करेंगे? मान लो आपकी गाड़ी का नंबर 5627 है, मान के चलो, ठीक है, हो सकता है आपकी ये गाड़ी का नंबर हो। तो आपको कैसे पता कि आपने जो 5627 लिखा है ये कैसा नंबर है? आप नहीं जानते होंगे ना इसके बारे में, तो आपको पता करना पड़ेगा ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। या मान लो आपकी गाड़ी का नंबर है 5267 है, ठीक है, तो आप नहीं जानते, मतलब आपको देखने में दोनों नंबर कुछ सिमिलर से लग रहे होंगे, बट आपको सिर्फ ऑड इवन के हिसाब से देखना है। तो वो कैसे देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इवन नंबर का मतलब होता है, इवन का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो कि क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, या यूं कह लो कि डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल बाय टू। ये डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब होता है कि जब उस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आपने 8 लिखा, जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ नीचे रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब 2 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल का मतलब है कि वो 2 के टेबल की बात हो रही है, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ पे कटेगा पूरा वो 2 के टेबल में आता होगा, 2 के टेबल में ही आता होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 2 का टेबल सबको आता है, 2 1 2, 2 2 4 6 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इवन नंबर के लिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है। जिन नंबर्स के लास्ट में यानी एंड विथ में लिख सकता हूँ, उन नंबर्स के लास्ट में क्या आना चाहिए? या तो 0 आता हो, या तो 2 आता हो, या तो 4 आता हो, या तो 6 आता हो, या तो 8 आता हो। ये सभी के सभी हमारे इवन नंबर होते हैं। यानी जो नंबर्स मैं यहाँ लिख रहा था, ये दोनों कैसे नंबर हैं? ये दोनों ही यहाँ पे ऑड नंबर हैं। ये ऑड नंबर कैसे हो गए? क्योंकि इनके लास्ट में 7 आ रहा है, बट 7 तो इवन के लिए नहीं होता ना। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड ना हो रहे हों, उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए? ऑड नंबर के लास्ट में आना चाहिए आपका 1 आएगा, आपका 3 आएगा, आपका 5 आएगा, आपका 7 आएगा और 9 आएगा। तो ऐसे करके आप पता करते थे उस टाइम पे कि इवन और ऑड है तो किस दिन आपको गाड़ी चलानी है। अब ये डिसाइड कैसे होता था? जैसे जिस दिन इवन डेट होती थी उस दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलती थी, और जिस दिन ऑड डेट होती थी उस दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलती थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑड इवन समझ में आ गया होगा। अगर अब हम यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लें, मान लो कि 7256 लिखते हैं, अब हमें समझ में आ रहा है लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है, यानी कि ये इवन डेट पे चलेगी। अगर लिख दिया 9999, तो ये कैसा नंबर है? ये नंबर एक ऑड नंबर है, तो ऑड डे के ऊपर वो गाड़ी चल रही होगी। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगला जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो कि आपने टेम्परेचर देखा होगा, हम कहते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर जब होता है, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है, तो आप क्या बोलते हैं कि मान लो टेम्परेचर आपका पहुंच गया 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। बट जब ठंड होती है, बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है, बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाती है, तो हम कई बार कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला गया है, टेम्परेचर माइनस में चला गया है। जैसे हम कहते हैं -4 डिग्री सेल्सियस चला गया, या -2 डिग्री सेल्सियस चला गया। इसका मतलब क्या है? ये टेम्परेचर हमने कैलकुलेट कैसे किया कि माइनस के अंदर चला गया, हमें कैसे समझ में आएगा ये? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है नंबर लाइन का। किसका कॉन्सेप्ट है? नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। अब ये नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है, आओ यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे एक लाइन डालनी है, ठीक है, एक लाइन डालनी है। ये हमने लाइन बना दी। अब देखो लाइन वगैरह क्या होती है, इनके कॉन्सेप्ट भी हम आगे कवर कर रहे होंगे, बट फिलहाल के लिए ये एक लाइन होती है, आपको समझ में आना चाहिए। लाइन के सेंटर में एक मार्क लगाओ। अब सेंटर में क्या हो, सेंटर मतलब क्या होता है? सेंटर मतलब बराबर है। यहाँ सेंटर में हमने एक इक्वल बराबर वैल्यू डाल दी ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसका तो यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। अब क्योंकि इस 0 से जब हम राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जाएंगे, राइट साइड क्या होता है? सब कुछ पॉजिटिव होता है, राइट साइड सब कुछ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यानी कि सिंपल आपके जो नंबर है वो लिखे जाते हैं, यानी कि 1 आ गया, आपका 2 आ गया, आपका 3 आ गया, आपका 4 आ गया, आपका 5 आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया, राइट साइड जा रहे हो, सही जगह जा रहे हो, पॉजिटिव। अब लेफ्ट में आ गए, जब पीछे की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ भी नंबर लिखे जा सकते हैं, बट वो नंबर कैसे होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, -1, -2, -3, -4 और -5 ऐसे लिख सकते हैं। इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं। अब देखो हुआ क्या, जब हमने नेचुरल नंबर की बात करी तो 1 2 3 4 बोल दिया, होल नंबर की बात करी तो 0 1 2 3 4 बोल दिया, बट ये बेचारे नेगेटिव नंबर्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, इनको हम अकेला क्यों छोड़े। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि हमारे मैथ्स के अंदर नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो तो इंक्लूडेड होता ही है, साथ में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो हमने बोला कि नेगेटिव नंबर भी हमें पढ़ने होते हैं, नेगेटिव नंबर भी हमें पढ़ने होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि हमें नेगेटिव नंबर्स की भी स्टडी करनी होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्या कि 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, यानी कि जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर बड़ा होता जा रहा है। और ये कॉन्सेप्ट पूरी नंबर लाइन में फॉलो होता है, यानी कि -5 से बड़ा है क्या, -4, और -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, और -2 से बड़ा है -1, और -1 से भी बड़ा है 0, यानी कि कोई सा भी नेगेटिव नंबर हो उन सबसे बड़ा क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ राइट साइड हम पॉजिटिव एसेंस में जा रहे हैं, हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, बट पीछे की तरफ हम और कम हो रहे हैं और घट रहे हैं। घट रहे हैं मतलब इन द सेंस और छोटे होते जा रहे हैं, पीछे की तरफ हम और छोटे होते जा रहे हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं इस बात को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना तो बात की बात है। ठीक है, अब एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जो इसके बाद हमें सीखना चाहिए वो है हमारा फैक्टर का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है, फैक्टर का कॉन्सेप्ट है कि फैक्टर क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं इसे हम अभी डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। देखो फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर, फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो कि, वो नंबर जो कि क्या कर दे, जो कि डिवाइड कर दे, जो कि डिवाइड कर दे। किसको डिवाइड कर दे और कैसे डिवाइड कर दे, तो डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जब रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब फैक्टर मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 18, लिख दिया 18। ठीक है, अब मुझे बताओ 18 जो है किस किस के टेबल में आता है, किस किस से डिवाइड करने पे 18 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। तो जब आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ देखो 1 18 ज़ा 18 होता है, रिमाइंडर कितना है 0। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, जब 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना बचा 0। और किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है। 3 से जब डिवाइड करोगे इस 18 को तो 3 6 ज़ा 18, रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। बस ये समझ में आना चाहिए कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। और खुद के टेबल में भी तो आता होगा, ये 18 के टेबल में भी आएगा। इसका मतलब 1 2 3 6 18 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसके फैक्टर हैं। यानी कि वो सभी नंबर जो कि उस नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे कंप्लीटली, वो सभी के सभी उसके फैक्टर कहलाते हैं, सभी के सभी उसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। ऐसे ही मैं अगर 24 लिखता, 24 1 के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और बताते जाओ 8 के टेबल में भी आता है ना, और 12 के टेबल में भी आता है, और किसके टेबल में आता है, और आपका ये खुद 24 के टेबल में भी आता है। समझ में आ रहा है। तो एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फैक्टर का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा अभी जो मैं बताना चाह रहा था आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका ये मल्टीपल क्या होता है। एक सेकंड, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मल्टीपल क्या होता है आपका। मल्टीपल का मतलब होता है, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब टेबल, क्योंकि टेबल का यूज़ करके मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर मैंने लिखा है 5 और इधर लिखा है 15, तो आप मुझे बताओ क्या ये जो 15 है ये 5 का मल्टीपल है। यानी आसान भाषा में क्या 5 की टेबल 15 आता है, बिल्कुल आता है। कितने पे आता है, 5 3 ज़ा 15 होता है। यानी 5 का मल्टीपल क्या है, 5 का मल्टीपल 15 है, इसे मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब ही टेबल होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 7 के 3 मल्टीपल लिखो, 7 के 3 मल्टीपल का मतलब है कि वो 7 से ही मल्टीप्लाई होके बनना चाहिए उसको। तो 7 इंटू आप 2 कर दो, 7 2 जा 14 एक इसका मल्टीपल है। 7 इंटू 3 कर लो तो 21 इसका एक मल्टीपल है। 7 इंटू 4 कर लो तो 28 इसका एक मल्टीपल है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल होता है जो कि टेबल में आना चाहिए उसके, बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। तो फैक्टर और मल्टीपल दोनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ आपको कि टेबल जो है, आपको टेबल आपको याद होने चाहिए कहाँ से लेके कहाँ तक, 2 से लेके
20 तक, ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इतना तो आपको करना ही है अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो। ठीक है, टेबल आपका 2 से लेकर 20 तक डेफिनेटली आपको आना ही चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, आओ समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से समझना बिल्कुल कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर भी नंबर सिस्टम का एक टाइप है, बट ये प्राइम नंबर है क्या। प्राइम प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जो कि प्राइम नंबर होते हैं जो कि 1 और खुद के टेबल में आते हों। 1 और खुद के टेबल में आते हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब एक के टेबल में आते हो और खुद के टेबल में आते हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कोई नंबर है जो कि एक के टेबल में आता है और खुद के ही टेबल में आता है, तो क्या ये उसके फैक्टर नहीं हो गए, ये उसके फैक्टर ही तो हो गए जो हमने लिखे हैं अभी यहाँ पे। समझ में आ रहा है जो कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 1 को, ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं इसकी प्राइम नंबर की कि उसके केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो उसके कितने सारे फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने फैक्टर होने चाहिए, केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक वो खुद का टेबल, यानी खुद जिसमें वो आता है। सिंपल बिल्कुल। जैसे मान लो 1 को ले लो आप, या छोड़ो पहले 2 को ले लेते हैं। 2 हमारा 1 के टेबल में आता है, यानी 1 से डिविजिबल होता है, और खुद 2 के टेबल में आता है, तो इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं। अगर हम बात करें 3 की, 3 हमारा 1 के टेबल में आता है और खुद 3 के टेबल में आता है, इसके 2 ही फैक्टर हैं। ऐसे ही हमारा जो 5 है 1 के टेबल में आता है और खुद 5 के टेबल में आता है, इसके 2 ही फैक्टर हैं। ऐसा कुछ जो 13 है, 13 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, तो ये भी एक आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, इसके 2 ही फैक्टर हैं। आप यहाँ पे मान लो अगर ले लेते हो 9 को लेते हो, तो 9 आपका 1 के टेबल में आता है और ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और साथ ही साथ 9 के टेबल में आता है। ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, केवल आपके 2 ही फैक्टर आने चाहिए। अब बात करते हैं 1 की, बात कर लेते हैं। देखो 1 जो होता है आपका, 1 आपका 1 के टेबल में आता है और खुद 1 के टेबल में आता है। क्या यहाँ पे 2 फैक्टर है, गलत, यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं है, क्योंकि दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए ना, एक का टेबल और खुद का टेबल। बट यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम सेम है, इसीलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे बिल्कुल। अब कुछ प्राइम नंबर की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको याद रखनी है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस करें, 1 से लेकर 100 के बीच में सभी प्राइम नंबर्स को लिखने का प्रयास करें। एक बार आप प्रयास करेंगे, आपको समझ में आएगा कैसे प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा एक बार। बट फिर भी कौन कौन से प्राइम नंबर है जो कि आपको याद रखना है फिलहाल के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके लिए ईजी भी रहेगा। तो सबसे पहला प्राइम नंबर याद रखना है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद आपको 7 याद रखना है, 7 के बाद याद रखना है क्या, 11, और 11 के बाद 13। तो ये प्राइम नंबर है जो कि आपको याद होने ही चाहिए। आप 17 भी लिख लो, ठीक है। तो आपको ये सारे प्राइम नंबर अच्छे से याद कर लेना है और इनको इसी ऑर्डर में ही याद करना है, यानी 2 फिर 3 फिर 5 7 11 13 और 17, ऐसे ही याद करना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है इस चीज को। इसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बाद कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो समझो यहाँ पे देखो, जो कंपोजिट नंबर होता है ना, तो जितने भी प्राइम नंबर थे, आपने 1 से लेकर 100 के बीच में अगर प्राइम नंबर लिखे, तो आपको समझ में आया कि बहुत सारे नंबर बच भी तो गए जो कि प्राइम नंबर नहीं थे। तो जो प्राइम नंबर नहीं थे वो हमारे कंपोजिट नंबर है। हमने क्या बोला था कि प्राइम नंबर के केस में केवल आपके 2 फैक्टर होने चाहिए, केवल आपके 2 फैक्टर होने चाहिए। बट कंपोजिट नंबर के केस में 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। कैसे, देखो मान लो अगर हम 4 लिखते हैं, तो 4 हमारा जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और खुद 4 के टेबल में आता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, बिल्कुल है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और तो ऐसे बहुत सारे कंपोजिट नंबर होंगे। याद रखना जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सभी कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास एक्सेप्शन अवेलेबल है। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर बात कर लें 16 की, कंपोजिट नंबर है, 18 लिख दूँ कंपोजिट नंबर है, 22 लिख दूँ कंपोजिट नंबर है। समझ में आ रहा है, सभी के सभी कंपोजिट नंबर हैं, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एक काम करो 27 लिख लो, है ना। 27 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। ये भी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है ये। समझ आ रहा है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और अब तक जितना टॉपिक हमने क्लियर किया है वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब प्राइम नंबर्स के अंदर ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ हमें और समझनी होती है, जिससे हम कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं, को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। को प्राइम मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है साथ में, को का मतलब क्या होता है, साथ में, और प्राइम होने चाहिए। प्राइम यानी कि 2 नंबर होने चाहिए साथ में और दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए।
तो हमें यहाँ पे उनका क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर यानी कि साथ में रखना है दो नंबर को, और दोनों ही प्राइम होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने 2 लिख दिया और साथ में उसके 3 लिख दिया, दोनों ही कैसे नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है। जब दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। आप देखो मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1 अकेला वो ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हों, इन्हें हम को प्राइम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, और एग्जांपल है जैसे कि आप 5 और 11 को ले लो, 5 और 11 कैसे हैं, को प्राइम है। 6 और 11 ले लो, को प्राइम, यानी कि को प्राइम यानी प्राइम नंबरों का जो पेयर होगा, प्राइम नंबर्स का जो जोड़ा होगा, वो आपका को प्राइम कहलाता है। बिल्कुल सिंपल बात है ये, इस बात को याद रखेंगे। उसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि जब भी आपके दो लगातार नंबर होते हैं, जब भी लगातार होता है ना, लगातार को कंसेक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव बोलते हैं किसको, लगातार को। हिसाब लिख लेंगे तो कंसेक्यूटिव बोला जाता है लगातार नंबर को। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर होने चाहिए। अब इस कंसेक्यूटिव वाले केस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए, लगातार नंबर होने चाहिए, वो को प्राइम हो जाएंगे हमारे। ठीक है, उसका सिंपल एग्जांपल देखो, इसमें भी लिखा है ना, 6 नंबर तो हमारा 6 थोड़ी ना प्राइम होता है, बट इनका जोड़ा एक को प्राइम है, क्योंकि दोनों सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हैं। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखो 1 के टेबल में 6 आता है, 1 के टेबल में 11 आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी अच्छे समझ लो। कंसेक्यूटिव लगातार नंबर आ गया, जैसे कि 5 और 6 आ गया तो आपका को प्राइम है। 7 और 8 आ गया, ये आपका को प्राइम है। 22 23 आ गया, ये भी आपका को प्राइम है। 26 27 आ गया, ये भी आपका को प्राइम है। तो ये सभी के सभी को प्राइम कहलाते हैं, यानी कंसेक्यूटिव जब नंबर आएंगे तो वो भी हमारे को प्राइम कहला रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्राइम प्राइम की बहुत बातें कर ली। हम प्राइम की बातें करी क्यों रहे हैं, हमने प्राइम नंबर सीखा ही क्यों है। हम प्राइम नंबर इसलिए सीखते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर तो समझ में आ गया है और प्राइम भी समझ में आ गया, प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टर भी समझ में आ गया। यानी कि हमें बताना है कोई सा नंबर जो है वो किस किस के टेबल में आता हो, हमें ऐसे बताना होता है। ठीक है, और प्राइम मतलब हमें प्राइम नंबर के हिसाब से ही करना होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि प्राइम नंबर का ही इस्तेमाल करना है। इसको करते हैं कैसे, इसको करने के लिए मान लो पहले हम कोई सा एक नंबर ले लेते हैं। सपोज करते हैं कोई सा नंबर, जैसे कि मान लो हमने 18 ले लिया। अब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसको कैसे कर रहे होंगे, उसके लिए पहले हमें एक लाइन डालनी होती है। लाइन डाल दो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे नंबर लिखो 18। और जब आप 18 नंबर लिखोगे तो आपको पहले प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग करना है। प्राइम नंबर का अरेंजमेंट क्या होता है, जो बताया गया उसका अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले 2 बताया, उसके बाद 3 बताया, उसके बाद 5, उसके बाद कौन सा नंबर था, उसके बाद हमारा 7 था, फिर हमारा आपका यहाँ 11 था, उसके बाद 13 था। तो इसी ऑर्डर के अंदर करेंगे। ऑर्डर यहाँ पे लिखा था 2 3 5 7 11 13 17। इस ऑर्डर को आपने याद रखना है, इसी ऑर्डर में प्राइम फैक्टराइजेशन को अटेम्प्ट करना है आपको। अब देखना है 18 को। 18 तो को पहले इस 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 9 सा 18 कर दो। ठीक है, अब इस 9 को देखो, 9 क्या 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इस 2 को भूल जाओ। 2 के आगे क्या है, 2 के जस्ट आगे जो उस नंबर को उठाओ, 2 के आगे 3। 3 को देखो, 3 के टेबल में आता है 3 3 9, 3 3 9 होता है, कट गया। अब यहाँ 3 बच गया, 3 हमारा फिर से 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 सा 3 कर लिया। ठीक है, चलो ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा करके देखे तो जैसे कि मान लेते हैं 54 का कर लेते हैं। कोई सा भी कर सकते हैं, 54 का करते हैं। देखो 54 हमारे 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, इवन नंबर भी इसलिए भी आएगा। तो 2 2 सा 4, 2 7 जा 14। अब 27 देखो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में आता है, तो 3 को ले लेंगे। 3 9 जा 27 हो गया, फिर से दोबारा ये आ गया 3 9, और 3 1 जा 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। बड़े बड़े नंबरों का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और इसी ऑर्डर में करना है। इस ऑर्डर को आपको याद रखना है, ऑर्डर नहीं भूलना है। ठीक है, हालांकि आगे हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, हम दोबारा सभी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दें। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ होती है यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो 18 था तो मुझे पता था 2 के टेबल में आता है। यहाँ पे 27 दिखा, मुझे पता है 3 के टेबल में आते हैं। 54 दिखा तो मुझे पता है 2 के टेबल में आते हैं। पर आपको ये भी पता होगा 54 जो 3 के टेबल में भी आता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कोई सा भी नंबर है तो वो किसी के टेबल में आता है या नहीं आता। हमें सिर्फ उसको देख के बताना, हम कैसे बताएंगे उसको देख के। इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि पहले आप जो है 2 से लेकर 10 तक टेबल आपको आने चाहिए, जो कि बिल्कुल आते ही होंगे आपको, ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इतना कंडीशन होना चाहिए कि आपको इतना पता होना चाहिए। अब नंबर उसके टेबल में आएगा, उसके टेबल में आएगा मतलब डिविजिबल भी होगा नंबर वो। यानी कि आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है अब, जो कि नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं, और आपके बहुत ही काम की चीज़ है। आज आप सीख लेंगे, आपके हमेशा काम आएगी। इस चीज़ को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहते हैं, अब हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। और डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। आप नंबर को देख के ही बता देंगे कि वो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। कैसे बताएंगे, देखते के साथ ही हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अंदर। तो ये सभी रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम सभी रूल्स को जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सभी रूल्स को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल से। ठीक है, अब कोई सा नंबर 2 के टेबल में आता है, इसको पता करने के लिए क्या करना है हमें,
ओके देखो, कोई सा भी नंबर 2 के टेबल में आता है, इसको हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए हमें देखना है कि उस नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। यही आपका रूल है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हम देख रहे हैं, डिविजिबल बाय 2 देख रहे हैं, तो ये चीज़ हमने इवन नंबर के अंदर भी देखी है, तो हम जानते हैं वही नंबर डिवाइड होगा ना 2 से, जिस क्लास में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो 2 का रूल तो सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 3 के रूल पे। 3 का रूल इंपॉर्टेंट है। 3 का रूल हमसे क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि हमें सबसे पहला काम करना है, सम ऑफ डिजिट करना है। सम ऑफ डिजिट करना है। सम ऑफ डिजिट करने के बाद उसको चेक करना है कि वो जो सम आया, चेक इफ सम कम्स इन टेबल ऑफ 3। कम्स इन टेबल ऑफ 3, इसका मतलब क्या है? मान लो रैंडमली कोई सा भी नंबर लेते हैं, 8 9 7 2 ले लिया मान लो, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका सम ऑफ डिजिट करना है, इनके डिजिट्स का सम करते हैं, यानी इन सबको जोड़ना है। कैसे? 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2 करेंगे। देखो 7 प्लस 2 आपका 9 होता है, 9 प्लस 9 आपका 18 होता है, 18 प्लस 8 कितना होता है आपका? 18 प्लस 8 आपका 26 होता है, और 26 आपका 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो एक और नंबर लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये नंबर लिखा है, ठीक है, इसको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे, 9 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 करेंगे। 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। 9 प्लस 2 कितना होता है आपका? 11। इनको जोड़ने पे कितना आएगा आपका? 21 आएगा। 21 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 7 21 होता है, यानी कि ये पूरा जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा उसके इसके अंदर। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं 4 के लिए, तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल कहता है हमसे कि हमें लास्ट के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट्स को देख लो, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे, तो पक्का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमसे कहता है। लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं सर, जैसे मान लो कि आपका 442 लिखा है, तो यहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट को देखो, इसको देखो 4 और 2 को, तो आपको पता है 4 और 2 जो है, अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब ये आपका डिवाइड नहीं हो सकता 4 से, पूरा डिविजिबल नहीं हो सकता 4 से। डिवाइड तो हो सकता है बट डिविजिबल नहीं हो सकता ना पूरा। डिविजिबल मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए आपका, यानी इस समय ये पता चलेगा कि जो नंबर है 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि 784 लिखा है। 84 को देखो, 8 और 4 को देखो, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 सॉरी 4 से देखना है ना, गलती से 7 लिख दिया, एक सेकंड ठीक कर दिया जैसे यहाँ पे। ठीक है देखो, 4 2 ज़ा 8 होता है आपका, 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 4 1 ज़ा आपका 4 आ गया। तो आपने देखा कि ये पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी कि अगर ये चीज़ हमारी डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा। आप करके भी देख सकते हो चाहे तो, ठीक है। तो 4 का ये सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना है। लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं किसी भी नंबर के, आप उसको देख के बता सकते हैं वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 के लिए। 5 के लिए क्या करना है आपको? 5 के लिए देखना है लास्ट में नंबर के लास्ट में, या एंड विथ में लिख सकता था यहाँ पे कि नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। 0 और 5 आ रहा है तो डेफिनेटली वो 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 का टेबल जब आप लिखते हैं आपको समझ में आता है कि 5 के टेबल में या तो पीछे 5 आ रहा होता है या तो पीछे 0 आ रहा होता है। सिंपल सी बात है, ऐसे ही पता लग जाएगा कि वो 5 के टेबल में आता है। जैसे मान लो अगर 799 लिखा तो नहीं आता है 5 के टेबल में, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 थोड़ी ना आ रहा है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है। तो ऐसे नंबर जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे? देखो अगर हमें 6 के लिए रूल देखना है, 6 का रूल कहता है हमसे कि अगर वो 2 और 3 दोनों से हो जाएगा, 2 और 3 एक सेकंड 2 और 3 दोनों से हो जाएगा तो वो 6 से भी हो रहा होगा। ये रूल हमसे कहता है। जैसे मान लो 72 ले लो, 72 दिख रहा है इवन नंबर है, यानी कि ये 2 से तो हो ही जाएगा। 3 के लिए कैसे चेक करते हैं? 7 प्लस 2 करेंगे तो आपका 9 आएगा, तो 9 आपका 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से भी हो जाएगा। अगर ये 2 और 3 दोनों से हो जाएगा तो ये नंबर 6 से भी हो जाएगा। ऐसे देखना होता है, ठीक है, 6 के लिए। ठीक है, अब देखो 7 वाला अभी मैं उसको स्किप कर देता हूँ, अभी उसको थोड़ा सा सीखना सही नहीं रहेगा मुझे लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 को स्किप कर देते हैं, अब आते हैं 8 के ऊपर। हालांकि आगे मैं उसको कवर कर दूंगा अगर मुझे लगेगा उसकी नीड है तो। 8 के लिए क्या देखना है आपको? 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखना है। यानी जब 4 के लिए देख रहे थे तो 4 के लिए आपने लास्ट के 2 डिजिट देखे थे। अब 8 के लिए क्या करेंगे? 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट आप देख रहे होंगे, लास्ट के 3 डिजिट आपको देखना है। कोई सा भी नंबर लिखा है, मान लो 8 9 8 7 2 लिखा है, तो आपने लास्ट के 3 डिजिट देखना है। आपने 8 7 और 2 को लिखा, इसको देखा 8 से डिवाइड होता है, तो 8 1 ज़ा 8 किया 0। और यहाँ देखो 7 तो जाएगा नहीं ना, तो ये 2 भी साथ में लिखना पड़ेगा। और जब भी 2 नंबर साथ में लिखते हैं तो यहाँ पे 0 लगाते हैं। जब भी 2 नंबर साथ में लिखेंगे तो 0 लगाएंगे, और फिर 8 9 जा आपका 72 हो जाएगा,
पूरे रिमाइंडर 0 बचेगा यहाँ पे, तो ये नंबर आपका डिविजिबल हो रहा होगा 8 से। यहाँ पे समझ में आ गया 8 का कॉन्सेप्ट क्या है। 9 के लिए क्या करते हैं, याद रखना 9 का कॉन्सेप्ट और 3 का कॉन्सेप्ट सेम होता है। 9 के अंदर भी हमें क्या करना है, यहाँ पे 9 के अंदर हमें पहले सम ऑफ डिजिट करना है। सम ऑफ डिजिट्स करके उसको चेक करना है कि वो 9 के टेबल के अंदर आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, 9 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। जैसे मान लो कोई सभी नंबर ले लेते हैं, जैसे 876 ले लिया हमने, इसको क्या करना है, चेक करना है। तो क्या करेंगे, पहले 8 + 7 + 6 करेंगे। ठीक है, 8 7 कितना होता है 15, 15 और 6 कितना होता है आपका 21 होता है। ठीक है, तो ये आपका 9 के टेबल में नहीं आता है। अब दूसरा नंबर ले लिया, मान लिया आपने ले लिया कि 99 ले लिया। इसको कैसे बताएंगे, 9 + 9 करने में कितना आता है 18 आता है। 18 आपका 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा। देख के भी पता चल रहा हो जाएगा, बट वैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर हम बात करें 10 के लिए, तो 10 के लिए कैसे देखते हैं। 10 के लिए सिंपल फंडा है, जिस नंबर के लास्ट में, जिन नंबर के लास्ट में 0 आएगा वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आगे बढ़ जाते हैं इस चीज़ से हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11 के लिए। 11 का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। 11 के लिए हमसे क्या कहता है, 11 का फॉर्मेट हमसे कहता है कि पहले हमें करना है सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन डिजिट, सॉरी इवन प्लेसेस डिजिट्स। ठीक है, और फिर हमें उसके बाद हमें चेक करना है कि जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है जब माइनस करने पे कुछ आता है। जब हम ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने पे डिफरेंस कितना नहीं आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 आना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई सा भी आता है तो आपका वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लेते हैं बिल्कुल, जैसे कि 1 to 1 को लेते हैं। तो आपको करना है कि आपको इस तरफ से राइट साइड से शुरू करना है और नंबर्स को ऐड करना है। कैसे करना है, एक सेकंड यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो इस 1 को उठाओ और एक स्किप करके अगले डिजिट पे जाओ। तो 1 आया, तो 1 + 1 करने पे 1 + 1 करोगे और उसमें से माइनस करोगे सम ऑफ इवन प्लेसेस पे। इवन प्लेसेस पे कौन सा नंबर है, अगर प्लेस देखो तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, ऐसे समझ में आ रहा है कुछ। तो सेकंड प्लेस पे नंबर है, इसको माइनस करेंगे। 1 + 1 करने पे कितना आएगा आपका 2 आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब 1 to 1 आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप क्या समझ में आ गया हो। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मानो ये ले लिया हमने। ठीक है, तो आपको करना क्या, इधर से शुरू करना है। इस नंबर को उठाओ, इसको उठाओ, एक एक छोड़ के उठाओ। ठीक है, फिर इनको प्लस करो। देखो 6 और 5 आपका 11, 11 12 13 14 आ गया। ठीक है, उसमें से माइनस करना है इन वाले नंबर को। 5 + 9 + 2 करेंगे, 9 2 आपका 11 होता है। 11 और 5 कितना होता है आपका, 11 और 5 आपका 16 होता है। तो यहाँ तो डिफरेंस कितना आ गया, 14 में 16 गया तो आपका 2 का डिफरेंस है। मैं सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंस तो 2 का है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से आपको क्या करना है, रिकॉल करते रहना है साथ के साथ। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिकॉल करें। मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ यहाँ पे। अभी हमने क्या क्या देखा शुरू से, नंबर सिस्टम देखा। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। होल नंबर के अंदर 0 भी इंक्लूड होता है, तो 0 1 2 3 4। कहाँ तक नंबर जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इवन नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं। आपको देखा होगा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कैसे माइनस के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। नंबर लाइन हमसे क्या कहती है, जितना नेगेटिव नंबर होता है वो उतना ही नंबर जो है छोटा होता चला जाता है। जितना बड़ा नेगेटिव नंबर दिखता है उतना ही वो छोटा नंबर होता है, उतना ही वो बेकार नंबर होता है। ऐसे याद रखो इस बात को। ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर और जीरो की जो स्टडी होती है उसे इंटीजर बोला जाता है। उसका देखा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होता है जो कि जो क्या देखते हैं उसके फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं, यानी कि डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को पूरा। समझ में आ रहा है। मल्टीपल के अंदर बात करी हमने कि टेबल का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि केवल 1 और खुद के ही टेबल में आते हैं, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से हमें याद रखने, 2 3 5 7 11 13 17, इस कॉन्सेप्ट के साथ हमें याद रखना है। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि साथ में 2 प्राइम नंबर लिखे हो उन्हें हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर। या फिर जो 2 नंबर लगातार आ जाए वो भी को प्राइम होते हैं, वो भी हमारे को प्राइम कहलाते हैं। फिर आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने देखा किस तरीके से किया जा सकता है और इसी ऑर्डर में किया जाता है, ये हमने समझा। फिर हमने यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स देखे, 2 के लिए क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है, 4 के लिए क्या होता है, 5 के लिए क्या होता है, 6 के लिए क्या होता है ना, 8 के लिए क्या होता है, 9 के लिए क्या होता है, 10 के लिए क्या होता है, 11 के लिए क्या होता है। तो अभी तक हमने यहाँ तक इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है।